29 मार्च 1989 जापान की टोक्यो पुलिस किसी 19 साल की लड़की के किडनैपिंग और गैंगरेप के सिलसिले में इंटेरोगेशन कर रही थी। वो 4 लड़के ये तो कन्फेस कर रहे थे कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत किया है, लेकिन जो डिटेल वो बता रहे थे और जो डिटेल पुलिस वालों के पास ऑलरेडी थी वो आपस में मैच नहीं हो रहे थे। इसलिए पुलिस वाले उन लड़कों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन अलग अलग बिठाकर पूछताछ करने के बावजूद उन चारों का स्टेटमेंट लगभग सिमिलर था। इसका मतलब वो लड़के सच तो कह रहे थे, लेकिन जिस केस के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस केस के बारे में नहीं, बल्कि किसी और केस के बारे में। जब पुलिस वाले उन लड़कों से उस केस के बारे में पूछते हैं जिसके बारे में वो बयान दे रहे थे, तो और डिटेल में जाने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि उन लड़कों ने किसी लड़की को मारकर 55 गैलन ड्रम के अंदर डाल के उसके अंदर कंक्रीट डाल के एक वकासु नाम की कंस्ट्रक्शन साइट पर उस ड्रम को डंप कर दिया है। इसके बाद पुलिस वाले वहां की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और वहां की तलाशी लेते हैं। वहां पुलिस वालों को एक ड्रम मिलता है जिसके अंदर एक लड़की की लाश जमी हुई थी। उसके बाद ड्रम से लड़की की लाश को अलग करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर आती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि उस लड़की की मौत की वजह ट्रॉमेटिक शॉक था। उस लड़की को मारने से पहले काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, और यही नहीं, उस लड़की की ब्रेस्ट के अंदर छोटी छोटी सुइयां मिली थी, मतलब कि नीडल्स उसके ब्रेस्ट के अंदर ऐसे ही फंसे हुए मिले थे। और उसकी रेक्टल कैविटी के अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स भी मिली थी। मरने से पहले वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसका चेहरा भी काफी बुरी तरह से डैमेज था, और इसी वजह से उसे आइडेंटिफाई करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उस लड़की के फिंगरप्रिंट के थ्रू उसकी आइडेंटिटी का पता लगाया, और उसी दिन उसी जगह ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल केस का खुलासा होता है। तो स्वागत है आपका रहस्य के पहले एपिसोड में। मेरा नाम है गौरव नयाल, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जंको फुरुता के फेमस केस के बारे में। इस केस की शुरुआत जापान के मिनाटो नाम के शहर से होती है, जहां पर 17 साल की जंको फुरुता अपने पेरेंट्स और अपने यंगर ब्रदर के साथ रहती थी, जो वहां के याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। और इसके साथ ही वो एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि वो हाई स्कूल की ट्रिप के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सके। जंको काफी गुड लुकिंग थी और उसी के साथ ही वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, और इसीलिए जंको ना चाहते हुए भी अपने स्कूल के लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। जंको अपने स्कूल के लड़कों के लिए एक ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी, और उसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्कूल तो ड्रॉप कर लिया था, लेकिन वो स्कूल अक्सर आया करते थे बाकी बच्चों को बुली करने। और इन लड़कों के लिंक वहां के लोकल गैंगस्टर्स के साथ था, इसलिए वहां के स्टूडेंट, फैकल्टी, आसपास के लोग सभी उनसे डरते थे। उस ग्रुप में 18 साल का हिरोशी मियानो, 17 साल का जो ओगुरा, 16 साल का शिंजी मिनाटो और 17 साल का यासुशी वानाटाबे था। इनमें से हिरोशी मिनाटो को जंकू के ऊपर क्रश होता है, और वो एक दिन मौका देखकर जंकू को प्रपोज कर देता है, लेकिन जंकू उसको पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। लेकिन हिरोशी को ये रिजेक्शन सहन नहीं हुआ, और इस बात का गुस्सा उसके मन में था। 25 नवंबर 1988 जंकू अपने पार्ट टाइम जॉब को खत्म करके अपनी साइकिल से अपने घर वापस जा रही थी, और उसी रास्ते में हिरोशी मियानो और शिंजी मिनाटो घूम रहे थे, और उन्होंने जंकू को अकेले जाते हुए स्पॉट कर लिया। और बदला लेने के लिए हिरोशी मियानो शिंजी मिनाटो से कहता है कि तुम जाकर उसकी साइकिल को गिरा दो, और मदद के बहाने मैं उससे बातचीत शुरू कर दूंगा। एज पर प्लान शिंजी जाकर साइकिल को लात मारता है और जंकू वहीं पर गिर जाती है, और उसी टाइम हिरोशी मियानो हेल्प ऑफर करता है। हिरोशी मियानो उसी स्कूल में पढ़ा करता था और जंकू से जानती थी, इसलिए वो उसकी हेल्प ले लेती है। वो जंकू को घर छोड़ने के बहाने अडाची के एक होटल में ले जाता है। वहां जाकर वो जंकू को धमकी देता है कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी या फिर किसी को बुलाने की कोशिश करेगी या फिर उसके ऑर्डर्स नहीं मानेगी तो वो अपने गैंग मेंबर्स को कहकर उसके मॉम डैड को मरवा देगा। और इस बात के डर से जंकू चुप हो जाती है, और हिरोशी मियानो उस रात जंकू के साथ बहुत गलत काम करता है। गलत काम इन द सेंस आप लोगों को समझ ही आ चुका होगा। फिर जब उसका मन भर जाता है तो वो अपने दोस्त शिंजी मिनाटो और बाकी दोस्तों को बुलाता है ताकि वो जंकू के साथ गलत काम कर सके। इसके बाद वो लोग जंकू को ऐसे ही छोड़ने वाले थे, लेकिन सडनली उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर वो जंकू को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जाकर पुलिस को इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर देगी। इसलिए वो जंकू को शिंजी मिनाटो के घर ले जाते हैं। शिंजी मिनाटो के घर ले जाकर वो उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि जंकू उसकी गर्लफ्रेंड है। शिंजो के पेरेंट्स को पता था कि जंकू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप थे क्योंकि शिंजी के गैंगस्टर लिंक्स थे और वो उनसे डरे हुए थे। और शिंजी जो भी करता वो चुपचाप देखते रहते, उसे कुछ भी नहीं बोलते और सब कुछ सहते जाते।
25 नवंबर 1988 से लेकर 4 जनवरी 1989 टोटल 44 डेज तक उन लोगों ने जंकू को टॉर्चर किया था। शुरुआत के कुछ दिनों तक वो जंकू को अपने फिजिकल और सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे और जब उनका मन उससे भर जाता तो वो अपने दूर दूर के दोस्तों को अपने घर बुलाते ताकि वो जंकू के साथ जबरदस्ती कर सकें। 100 से भी ज्यादा अलग अलग लड़कों ने जंकू का रेप किया था। जंकू के मिसिंग होने के 3 दिन बाद जंकू के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी और न जाने कैसे उन लड़कों को इस रिपोर्ट के बारे में पता चल गया। वो जबरदस्ती जंकू को अपने पेरेंट्स को कॉल लगाने के लिए फोर्स करते हैं और उसे ये बोलने के लिए मजबूर करते हैं कि वो किसी लड़की के साथ भाग कर आई है और वो उस लड़के के साथ खुश है और वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। और इसी वजह से जंकू के पेरेंट्स जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं वो उसे विथड्रॉ कर लेते हैं और इस वजह से पुलिस वाले भी इस केस के बारे में कुछ नहीं कर पाते। वो हर रोज जंकू को टॉर्चर करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढा करते और उस पर ट्राई किया करते, जैसा कि उसे हमेशा नेकेड रखना, उसे सब लोगों के सामने मास्टरबेट करने पर फोर्स करना और तो और उसके जेनिटल्स के अंदर अलग अलग चीजें इंसर्ट करना, जैसे कि हॉट बल्ब, आयरन रॉड और भी बहुत सारी चीजें। कभी कभार तो वो सारी चीजें उसके जेनिटल्स के अंदर ही अटक कर रह जाते थे और ये चीजें वो रिमूव भी नहीं करते थे और ये चीजें अंदर ही फंसी रह जाती थी। जब जंकू की बॉडी पुलिस वालों को मिली थी तब पोस्टमार्टम में ये पता चला था कि जंकू की बॉडी के अंदर प्लास्टिक बॉटल्स फंसी हुई हैं। यहीं पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो लड़के उसे कितना टॉर्चर कर रहे थे। दिसंबर के महीने में जंकू उस जगह से भागने की कोशिश करती है बट अनफॉर्चुनेटली वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं। भागने की कोशिश करने पर वो लोग उसे पनिश करते हैं और पनिशमेंट के तौर पर वो लोग उसके नीज पर डंबल छोड़ देते थे। आप लोग इमेजिन करो कि एक हैवी डंबल किसी के पैर के ऊपर गिर जाए तो उसका पैर टूट जाता है और ऐसे ही जंकू का पैर भी टूट जाता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब उसे वॉशरूम जाना पड़ता तो वो रेंगते हुए जाती थी और ऐसे ही रेंगते हुए वहां से बाहर आती थी। इन सब से जंकू थक चुकी थी। वो लोग मिलके उसे इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे कि वो रोज भीख मांगती कि मुझे मार डालो। बस इतना ही नहीं, वो लोग उसकी बॉडी पर गर्मा गर्म वैक्स गिराया करते थे और लाइटर फ्यूल यूज करके उसकी बॉडी को अलग अलग जगह पर जलाया करते थे। वो उसे ढंग से खाना तक नहीं देते थे। वो उसको ही उसका यूरिन पीने के लिए फोर्स करते थे और अगर वो मना करती तो वो उसे पंचिंग बैग की तरह यूज करते थे। प्रॉपर खाना न मिलने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया था और अब उसके घाव नहीं भर रहे थे। उसके सभी घाव ऐसे ही थे। उनके अंदर से फ्लूइड गिर रहा था और अब उन लड़कों को जंकू को देखकर घिन आने लगी थी क्योंकि अब जंकू की जो कंडीशन थी वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब काफी बुरी दिख रही थी। बुरी इन द सेंस उसकी बॉडी से ब्लड गिर रहा था, उसकी बॉडी से फ्लूइड्स गिर रहे थे और उसका फेस काफी बुरी तरह डैमेज हो चुका था। देखकर ही उसे डर लग रहा था, लेकिन वो लोग उसे फिर भी टॉर्चर करते थे। वो उसे अब भी नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने जंकू के लेफ्ट साइड के निपल को फोर्सफुली प्लायर्स से रिमूव कर दिया था, डिटैच कर दिया था। जस्ट इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज। हम मूवीज वगैरह देखते हैं और वो चीज रियल में भी किसी के साथ हुई है। ये सभी चीजें इमेजिन करके डर सा लगने लगता है कि इंसान किस हद तक जा सकते हैं और आखिर हमारे बीच रहने वाले इंसान इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। ऑन द डेट ऑफ 4 जनवरी 1989 उस दिन हिरोशी मियानो अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार जाता है और इस चीज का गुस्सा वो जंकू पे उतारता है अंटिल शी डाइड। 5 जनवरी 1989 की सुबह 10 बजे जंकू अपनी आखिरी सांसें लेती है और शायद ये उसकी आखिरी चैन की सांस होगी। क्राइम पकड़ा न जाए इसलिए उन्होंने जंकू को 55 गैलन ड्रम के अंदर डाला और कंक्रीट से फिल कर दिया और उसके अगले ही दिन 6 जनवरी 1989 रात के 8 बजे उन्होंने उस ड्रम को वकासु के कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया। हिरोशी मियानो को 20 साल की इम्प्रिजनमेंट, जो ओगुरा को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट, शिंजे मिनाटो को 9 साल की सजा और यासुशी वानाटाबे को 7 साल की सजा मिली। उसी के साथ साथ कंपनसेशन के तौर पर हिरोशी के पेरेंट्स को जंकू के पेरेंट्स को $8 लाख देने पड़े और इसी तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का मोस्ट डिस्टर्बिंग और मोस्ट ब्रूटल केस क्लोज हो जाता है। इस केस के बारे में आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स को शेयर करना मत भूलना और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।